कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। और बता पूजा, कैसी है तू? वह सब्जी लेकर वापस लौट रही थी जब लिफ्ट में उसकी पड़ोसन निशा मिल गई। अच्छी हूँ निशा, तुम अपनी सुनाओ। उसने भी अभिवादन किया। निशा से अच्छी बनती थी उसकी। अरे अपना क्या, अपना तो मस्त हाल चाल है। बस इधर उधर की खबरें थोड़ा टेंशन में डाल देती है। निशा थोड़ी खबरीलाल स्वभाव की थी, औरों की चिंता में कुछ ज्यादा उलझी रहती थी। ऐसी कौन सी खबर सुन ली तूने यार? पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, फिर हाथ में पकड़े सब्जी के थैले को संभालने लगी। उसने दूसरे हाथ से वैष्णवी को पकड़ रखा था। लिफ्ट 8वें माले पर आकर ठहर गई। अरे यार अब क्या बताऊं, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मेरी बहन की ननंद आई थी? अरे जिसकी पिछले साल शादी हुई थी। कहते हुए निशा लिफ्ट से बाहर निकल आई। पूजा भी उसके साथ चल रही थी। हाँ तो क्या हुआ? वह अपने घर के बाहर ठहर गई। अरे यार उसका डिवोर्स हो रहा है। वह बड़ी मायूसी से बोली थी। क्यों? पूजा ने हैरानी से पूछा। क्या बताऊं यार, उन दोनों ने मजबूरी में शादी की थी, जबकि उसका हस्बैंड किसी और से प्यार करता था। 1 साल तक रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। चल नहीं पाई शादी। आखिर में उसने अपनी बीवी से डिवोर्स मांग लिया। तो उसको उसकी बीवी ने दिया है डिवोर्स? वह घबरा कर पूछी थी। निशा की खबर ने तो उसके पैरों तले जमीन खींच ली थी। और क्या करती बेचारी, देना पड़ा उसे। यार मैंने एक बात देखी है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये जबरदस्ती के रिश्ते चलते नहीं हैं। आदमी 1-2 पल के लिए भूल सकता है, पर हमेशा के लिए अपने पहले प्यार को भूल जाए ये तो नामुमकिन है। पहला पहला ही होता है। निशा बड़ी बेतकल्लुफी से बताई जा रही थी, जबकि पूजा को काटो तो खून नहीं, आंखों में आंसू उतर आए। जुबान बंद गई थी और पैर जम गए थे। कल कहीं उसका रिश्ता भी यूं ही निशा की खबरों में शामिल हो गया तो वो कहाँ जाएगी? फिर उसके पास एक बेटी भी है। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? वैष्णवी का ख्याल जहन में आते ही पूजा बिना कुछ कहे तेज कदमों से अपने घर में भाग गई। सब्जी की थैली को डाइनिंग टेबल पर रखा और वैष्णवी, जो कि उसकी गोदी में सो रही थी, उसे कसकर सीने से लगा लिया। वो अक्सर यही करती थी। जब कभी उसका दिल इस तरह की आशंकाओं से घिरने लगता तो वह अपनी बच्ची को सीने से लगा लेती थी। काफ़ी सुकून महसूस करती थी वो। लेकिन आज उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये जबरदस्ती के रिश्ते चलते नहीं। आदमी 1-2 पल के लिए भूल सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। अपने पहले प्यार को भूल जाइए तो नामुमकिन नहीं, पहला पहला ही होता है। निशा की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। पूजा ने अपनी सोती हुई बच्ची को पालने में लिटाया, फिर शेखर की बुक सेल्फ की ओर बढ़ गई। बुक सेल्फ मोटी मोटी किताबों से भरा हुआ था। इन्हीं में से एक किताब ने उसे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सच समझाया था। उसने वो किताब निकाली और बीचों बीच एक पन्ना खोला। उसके जीवन का सच उसके सामने आ गया। एक तस्वीर रखी थी उस किताब में। तस्वीर में उसकी दीदी बड़ी खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और उनके बगल में खड़ा शेखर, यानी उसका पति, उसकी दीदी को प्यार से निहार रहा था। उसकी बाहों ने दीदी की कमर को जकड़ रखा था और उसकी दीदी ने शेखर की शर्ट को मुट्ठी से भींच रखा था। जरा सा फासला नहीं था उनके बीच। तस्वीर उनके कॉलेज के दिनों की थी। दोनों दिखने में प्यारे लग रहे थे। क्यों ना प्यारे लगे, उनके बीच प्यार भी तो था। पूजा सोचकर मुस्कुराई। दर्द छिपा था उसकी मुस्कान में। तस्वीर वापस किताब में रखकर वह अपने बेड पर चली आई। अभी कल रात को ही तो उसे ये तस्वीर मिली थी। शेखर के फोन पर मम्मी जी की कॉल आ रही थी, जबकि वैष्णवी सो रही थी। रिंगटोन से उसकी नींद में खलल ना पड़े, इसलिए पूजा जल्दी से फोन उठाने चली। उसी जल्दबाजी में वह बुक शेल्फ से टकराई और किताब नीचे गिर गई। वह फोन रिसीव करके मम्मी जी को प्रणाम की, फिर झुककर किताब उठाने लगी। उसी दौरान उसकी नज़र इस तस्वीर पर पड़ी थी, जो शायद किताब गिरने की वजह से किताब से बाहर निकल आई थी। निश्चय ही सीमा दीदी के साथ शेखर की ये फोटो देखकर उसे कोई आश्चर्य तो नहीं हुआ था, लेकिन मन के भीतर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ था। कुछ क्या आस टूटी थी? शादी के 2 साल में वह हर दिन आस लगाई रहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह इस औपचारिक रिश्ते को सच्चे प्यार में बदल देगी। आखिर एक दिन तो वह शेखर के दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी। पर कल उसका सारा भ्रम दूर हो गया था। सीमा दीदी के प्यार का सबूत अभी भी उनकी किताबों में मौजूद है
उनके दिल में सीमा दीदी के लिए प्यार और हमारे रिश्तों के बीच ये औपचारिकता शायद सारी उम्र बरकरार रहे। पूजा की तंद्रा टूट गई। उसका फ़ोन बज रहा था। वह आसपास देखी तो फ़ोन नहीं था। तभी उसे ध्यान आया कि फ़ोन वो टेबल पर थैले के पास छोड़कर आई है। वह लपक कर हॉल में आई और फ़ोन उठाया। शेखर का फ़ोन था। हेलो, हाँ जी। उसने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, पूजा, वो मैं पूछ रहा था कि सब्जी में क्या लाना है, बता दो। एक मीटिंग और रह गई है, बाकी घर आ रहा हूँ मैं। उधर से शेखर बोला, रहने दीजिए, मैं ले आई हूँ सब्जी। क्या? क्यों? मेरा मतलब वैष्णवी को। वो बोल ही रहा था कि इसकी बात काटते हुए पूजा बोली, वैष्णवी को मैं अपने साथ लेकर गई थी। आप फिक्र ना करें, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पूजा का जवाब सुनकर शेखर की त्योरियां चढ़ गई। वह कुछ बोलता इससे पहले पूजा ने फ़ोन भी काट दिया। आखिर क्या हुआ है उसे? वह कल से कुछ बदली बदली सी हैं, पर बताती भी तो कुछ नहीं। शेखर ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए फ़ोन किनारे रख दिया। वह घर के लिए निकल गया। रास्ते में एक पार्क में वह व्यक्ति बाप बनने वाला था। खबर सुनते ही वह इतना खुश हुआ कि उठकर अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। वो इतना भावुक था कि खुशी के आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। उसे देखकर शेखर को अपना वक्त याद आ गया जब वैष्णवी के बारे में उसे पता चला था। शेखर, अगर तू अगली ट्रेन से दिल्ली नहीं लौटा ना, तो मैं सीधे लखनऊ आऊँगी और तुझे कान पकड़कर घसीटते हुए दिल्ली लाऊंगी, समझा? उस दिन फ़ोन पर उसकी माँ यानी निर्मला जी बहुत भड़की हुई लग रही थी। क्या हुआ माँ, आप इतनी क्यों भड़की हुई है? शेखर अपनी माँ की नाराज़गी की वजह भी नहीं जानता था। मैं भड़की क्यों हूँ? अरे मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो सब कुछ मुस्कुराकर टाल दे। मैं तो मार मार कर तेरा कचूमर बना दूंगी। अरे लेकिन माँ, मैंने क्या किया है? क्या किया है नालायक? तेरी बीवी का 7वां महीना चल रहा है और तू उसके साथ रहने की बजाय एक बार भी उसे देखने तक नहीं आया। कितना काम है तेरे पास, और कौन सा काम है जो तेरे बच्चे से भी ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चा? माँ क्या कह रही है? शेखर को सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे तो दूर दूर तक इस बारे में कोई आइडिया तक नहीं था। शेखर, तूने एक और सवाल पूछा ना, तो मैं यहीं से थप्पड़ मारकर तेरा मुंह सुजा दूंगी। नालायक, बाप बनने वाला है और नादानियाँ देखो। पकड़ ट्रेन, आ दिल्ली, घर पर बात करूंगी तुझसे। उसकी माँ ने फ़ोन काट दिया। शेखर धम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो बाप बनने वाला था। ओ माय गॉड! वो खुशी के मारे अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर घूम रहा था। एक खबर ने ही एक ही पल उसे दुनिया की जहान की खुशियाँ दे दी थी। उसका बस चलता तो उड़कर पहुंच जाता पूजा के पास, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात खटकी थी। बीवी का 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीना मतलब 7 महीने हो गए और मुझे खबर अब दी गई। मानता हूँ कि मैं 3 महीने से उत्तराखंड के मेडिकल कैंप में बिजी था, जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। लोगों से बात नहीं हो पाई मेरी, पर मुझे लखनऊ वापस लौटे हुए 1.5 हफ्ते हो गए। फिर पूजा से तो पिछले हफ्ते ही बात हुई थी। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन बल्कि ये खबर तो सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए थी, वो भी पूजा के जरिए। लेकिन अरे नहीं यार, उसने भी बहुत कोशिश की, बहुत मना किया, खूब रोई, लेकिन उसकी माँ ने एक नहीं सुनी, जबरदस्ती शादी करा दी। उस रोज फिर शेखर के दिमाग में उस अजनबी लड़की की बातें गूंज उठी थी। अनजाने में सुने हुए शब्द उसके दिलो दिमाग में इतनी गहराई से बैठ चुके थे कि वह हर बार अपने कदम पीछे लेने पर मजबूर हो जाता था। उसे जब जब लगता कि शादी को और इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, तब तब वही शब्द उसके जहन में उतर आते थे और उसे इस रिश्ते का वजूद सिर्फ वक्त की ज़बरदस्ती और समझौते के अलावा और कुछ नहीं लगता था। उसे उस दिन भी ये रिश्ता एक समझौते जैसा लग रहा था, और पूजा के लिए तो ये सरासर ज़बरदस्ती और नाइंसाफ़ी थी। उस पर ये बच्चा वो बोझिल महसूस कर रही होगी, खुश नहीं होगी वो, तभी तो उसने कुछ नहीं बताया। ये तो स्वाभाविक है, ज़बरदस्ती की सौगातें भला किसे खुशी देती है। यही सब सोचकर शेखर ने सोच लिया था कि वह पूजा से कोई शिकवा शिकायत नहीं करेगा,
लेकिन इस समय पूजा को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। उसे मुझसे ये खुशी छीनने का कोई हक नहीं था। आखिर मैं भी उस क्षण को जीना चाहता था जो आज मेरे सामने खड़ा इंसान जी रहा था। शेखर काफी देर तक सोचता रहा। अरे पूजा, माता रानी की बड़ी कृपा हो गई हम पर। हम अभी ये खबर जाकर शेखर को सुनाते हैं। दादी बनने की खबर ने तो निर्मला जी के पैरों में पंख बांध दिए थे, लेकिन पूजा की जान हलक में अटकी थी। वह लपक कर अपनी सास का हाथ पकड़ ली और बोली, मम्मी जी ठहरिए, उन्हें ये खबर मैं दूं। अरे क्यों नहीं बेटा, बल्कि ये तो तुम्हारा ही हक है। वो तो मेरा ही दिमाग खुशी के मारे काम नहीं कर रहा। उस दिन उसकी सास तो उठकर कमरे में चली गई और पूरी रात बड़े इत्मीनान से सोई थी। लेकिन पूजा पल भर भी ना सो सकी। पूरी रात उसकी आंखों के सामने शेखर का चेहरा नाचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शेखर को कैसे बताएगी इस अनचाही खुशी के बारे में। अनचाही ही है ये खुशी, शायद उनके लिए तो ये गलती ही हो। वैसे भी दिल्ली पहुंचकर शेखर ने जो पहली कॉल मिलाई थी वो पूजा को पिछली रात के लिए माफ़ी मांगने के लिए की थी। उस वक्त तो गोरी शेखर को थप्पड़ मारना चाहती थी और उसके कानों में चीख कर बताना चाहती थी कि माफ़ी गलतियों की मांगी जाती है और उसके लिए रिश्ता गलती नहीं है। पर वो कुछ ना कह सकी, बस चुपचाप सुनकर फ़ोन काट दी। लेकिन अब वह क्या कहेगी? शेखर को कैसे बताएगी कि उसकी गलती का अंजाम उसके गर्भ में सांसें ले रहा है? पूरी रात उसका मन दुविधा में से घिरा रहा, लेकिन फिर भी सुबह उठने पर उसने अपना मन पक्का किया और शेखर को फ़ोन मिलाया। उस दिन शेखर के फ़ोन पर पूरी बेल जाती रही, पर फ़ोन नहीं उठाया गया। आंसू पीते हुए जब वह फ़ोन रखने चली तभी शेखर ने फ़ोन उठा लिया। हाँ पूजा, बोलो। फ़ोन के दूसरी तरफ शेखर की आवाज़ सुनते ही पूजा भावुक हो गई। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। ऊपर से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कहाँ से शुरू करे। पूजा जल्दी बोलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जब तक पूजा बोलने को मुंह खोलती तब तक शेखर अपनी ज़िंदगी की व्यवस्था बताने लगा। पूजा को खल गया, वह रोज़ तो उसे फ़ोन नहीं करती, उसके बावजूद शेखर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उससे 2 मिनट बात कर ले। वह मायूसी से कहने लगी, कोई बात नहीं, जब आप फ्री हो तब बात कर लेंगे। नहीं, अगर कोई ज़रूरी बात हो तो कह सकती हो। शेखर की आवाज़ सुनकर वह मन ही मन हंसी। कितने अच्छे से वो अपने औपचारिक फर्ज को निभाता है ना। नहीं, रहने दे, वैसे भी आपके काम से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसने कटाक्ष लिया। तो इधर से बड़ा औपचारिक जवाब आया था, ठीक है, मैं शाम को बात करता हूँ तुमसे। उसके बाद फ़ोन कट गया। फिर क्या शाम और क्या सुबह, दोबारा शेखर का फ़ोन नहीं आया था। इन सब के बावजूद वह बेवकूफ़ी की तरह आस लगाई बैठी थी। फिर कुछ दिनों बाद बाबूजी ने खबर दी कि वह कोलकाता अपनी प्रोजेक्ट के लिए चला गया है। खबर सुनकर पूजा के होठों पर दर्द भरी मुस्कान थिरक उठी थी। एक जिम्मेदारी को पीछे छोड़ वह बाकी सब जिम्मेदारियां निभा रहा था। पूजा पिछली यादों में खोई हुई थी। तभी उसके मोबाइल पर लगा रिमाइंडर बजने लगा। वह चेत गई। मोबाइल पर नज़र डाली तो 6 बजे का अलार्म था। स्क्रीन पर चमकते नोट को पढ़कर उसके मुंह से व्यंग्यात्मक हंसी छूट गई। इतना सब होने के बावजूद भी वह इस रिश्ते से उम्मीदें लगाई थी। वो ये सोचने लगी थी कि वैष्णवी के आने से धीरे धीरे करके उसके रिश्ते सुधरने लगेंगे। हर हकीकत जानते हुए सपनों की दुनिया में ख्वाब कैसे बुने जाते हैं, ये तो कोई तुमसे सीखे पूजा। अगर अभी तुम शेखर से प्यार की उम्मीद लगाओ तो लानत है तुम पर। वह खुद को कोसती हुई किचन में चली आई। रोज की तरह आज वह तैयार होने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसे कल शाम अपनी कोशिशों का परिणाम मिल चुका था, जिसमें वह पूरी तरह से फेल हो गई थी। अब वह कोई प्रयास नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कल उस तस्वीर को देखकर सच समझ आ गया था वह शेखर के दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना सकती, क्योंकि वहाँ सीमा दीदी का कब्जा था। आज जब शेखर घर लौट कर आया तो उसकी हैरानी और बढ़ गई। 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ था जब उसके आने पर पूजा ने मुंह लटकाकर दरवाज़ा खोला और एक पल के लिए भी उससे नज़र उठाकर नहीं देखा। ना जाने क्यों आज शेखर को कुछ सोना सोना सा लग रहा था। शायद ऑफिस से आते हुए पूजा का मुस्कुराता चेहरा देखने की उसे आदत सी हो गई थी, पर कल से उसके चेहरे से हंसी गायब थी। शेखर अपनी कसम में उलझा हुआ था। तभी पूजा चाय लेकर आई। रोज की तरह आज भी उसने
पहले ही चाय पी ली होगी, तभी तो ट्रे में सिर्फ एक ही कप चाय रखी हुई है। आपकी चाय ट्रे टेबल पर रखकर वह तुरंत पलट गई। तुमने पी? वह जवाब जानता था, लेकिन फिर भी पूछ लेता था, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका जवाब बदल जाएगा। लेकिन हर रोज वो पहले ही चाय पी लेती थी। शायद उसके पास बैठना तक उसे पसंद नहीं था। जी पी लिया। पूजा का वही पुराना जवाब सुनकर वह मायूसी से कप उठाया और होठों पर लगा लिया। वह भी कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, तभी उसे शेखर की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें याद है मेरा वो दोस्त राजन जो दिवाली पर आए थे? वह पलटकर पूछी। हाँ, उसकी बीवी भी आई थी। मिली तो थी तुम? शेखर ने पूछा तो वह जी बोलकर उसका मुंह ताकने लगी। आखिर वह कहना क्या चाहता था? राजन 8 बजे घर जाता है, उसकी बीवी उसका वेट करती है और फिर दोनों साथ में चाय पीते हैं। तुम्हें नहीं लगता पूजा, जिंदगी के छोटे छोटे पल हम भी जी सकते हैं? हमें भी साथ मिलकर थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। कहते हुए शेखर ने चाय का कप एक किनारे रख दिया था और पूजा को संजीदगी से निहारने लगा, क्योंकि इस रिश्ते में उम्मीद ना रखने की बात तो उसने खुद कही थी। इसीलिए सीधे शब्दों में वो पूजा से अपनी ख्वाहिशों का इजहार नहीं कर पा रहा था, पर आज वो बर्दाश्त भी नहीं कर सका, इसीलिए इशारे से बताना चाहता था। वह पूजा के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। पूजा को उसकी बात सुनकर ताज्जुब हुआ, बल्कि यूं कहे कि उसे धक्का सा लगा था। शेखर की नज़रें उस पर इल्जाम लगा रही थी, जबकि आत्मसमीक्षा के लिए उसे अपने मन के भीतर झांकना चाहिए था। कोशिशों के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं शेखर? आपने मेरी कोशिशों का कभी कोई मायने दिए ही कहाँ है? आज एकाएक पूजा के जज्बात शब्दों का रूप ले लिया। वैसे भी वह चुप नहीं रहना चाहती थी। वह अब उन अनकही शिकायतों का सामना करना चाहती थी जो उनके रिश्तों में दरार बनी हुई थी। कोशिशें पूजा, जिन्हें तुम कोशिशें कहती हो ना, वो तो तुम्हारी मजबूरी है, वरना तुम तो बस चुपचाप रिश्तों की औपचारिकता निभाती आ रही हो। शेखर उठकर पूजा के ठीक सामने खड़ा हो गया था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पूजा सोचकर मन ही मन हंसी और पलटकर कमरे से बाहर जाने लगी। वो अपने प्रयासों की सफाई नहीं देना चाहती थी, वो भी उसके सामने जिसने हमेशा उसके प्रयासों को, उसके प्यार को नज़रअंदाज किया। नहीं पूजा, शेखर ने उसकी कलाई पकड़ ली और बाहां खींचकर उसे अपनी ओर मोड़ लिया। आंखों में आंखें डालकर बोला, आज तुम चुपचाप नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कब तुमने इस रिश्ते के लिए कोशिश की जिसे मैं नहीं पहचान सका? बोलो, मुझे आपके सवाल का कोई जवाब नहीं देना है। आपको मेरी कोशिशों में सिर्फ औपचारिकता नजर आई, सो आपकी सोच। कहते हुए पूजा शेखर के हाथों से अपनी कलाई छुड़ाने लगी। उसके चेहरे पर कई भाव थे, तकलीफ, ठेस, बेबसी, दर्द, रोष, सभी भावों का मिला जुला मिश्रण उसके चेहरे पर नजर आ रहा था, लेकिन हर भाव पर गुस्सा वाजिब था। ये बिल्कुल नया रूप था उसका, जिसे शेखर ने पहले कभी नहीं देखा था। अचरज में उसके हाथों की गिरफ्त पूजा की कलाई पर ढीली हो गई और अगले ही पल पूजा ने अपना हाथ वापस खींच लिया। शेखर उसका मुंह ताक रहा था, तभी वैष्णवी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए पूजा ने आहत नजरों से शेखर की ओर देखा, फिर बोली, लोग दूसरों की आंखों का तिनका खोजने में माहिर है, काश अपना नासुर भी नजर आता उन्हें। वह कटाक्ष बोलकर वैष्णवी के पालने की तरफ चली गई, जबकि शेखर अभी भी वह अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। क्या वो किसी गलतफहमी में जी रहा था? उसका दिल सवाल पूछने पर मजबूर हो गया। शाम को हुई बहस के बाद से पूजा ने एक लफ्ज नहीं कहा, वह बस चुपचाप अपना काम करती गई। आज डिनर पर भी खामोशी का पहरा रहा। खैर, इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन रात को माँ का फोन आया, तब भी पूजा बालकनी में चली गई। शेखर ने भी जाने दिया। वह भी खामोशी से अपना लैपटॉप लेकर अपने स्टडी टेबल पर बैठ गया, पर आज उसका काम में मन नहीं लग रहा था। ये दूसरा मौका था जब पूजा से उसकी बहस हुई थी। पहली बार तब बहस हुई थी जब वह वैष्णवी की खबर पाकर दिल्ली वापस लौटा था। उसे आज भी याद है कितना ठेस पहुंची थी उसे, जब उसे ये पता चला कि उसके आने से ठीक एक दिन पहले ही पूजा को अपने घर के लिए निकल गई।
उसने तो पहले ही कहलवा दिया था कि वो दिल्ली आ रहा है। जाहिर सी बात थी, वह पूजा से मिलने आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद पूजा ने मायके जाने का फैसला किया और चली भी गई। पूजा की इस बचकानी हरकत पर उसे बहुत गुस्सा आया था और वह सीधे अपने ससुराल पहुंच गया था, जहां उसकी सास ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया। जब वह पूजा से मिला तो ना चाहते हुए भी पूजा से वो सवाल पूछ बैठा जो उसे मन ही मन खाए जा रहे थे। पूजा, तुम्हें नहीं लगता तुमने बच्चे के बारे में काफ़ी जल्दी मुझे बता दिया? डिलीवरी के बाद बताना चाहिए था, बल्कि स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के वक्त बता देती, जब फ़ोन पर बाप का नाम लिखने की बारी आती है ना। अपने गुस्से पर काबू पाने की उसने लाख कोशिश की थी, लेकिन फिर भी तकलीफ़ों को शब्दों में बयां करते वक्त उसके लहजा तल्ख हो गया था। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता था अगर माँ आपको याद ना दिलाती तो आप पलटकर भी ना देखते। फिर अब तो मैंने एक नया बोझ आपके सिर पर थोप दिया है। उस गलती का अंजाम उस दिन पूजा ने यही जवाब दिया था। उसका खून खोल उठा था उसकी बातें सुनकर। सेटअप पूजा, खबरदार अगर तुमने मेरे बच्चे को बोझ कहने की हिम्मत की, वह तेज आवाज में बोला था। लेकिन पूजा के सहमे हुए चेहरे को देखकर अपने लहजे में नरमी ले आया। उसने पूजा से सीधी सपाट बात कही, देखो पूजा, तुम तो जानती हो कि मैं अपनी जरूरी मीटिंग के लिए कोलकाता गया हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आया अब तो तुम मुझे बता ही सकती थी, लेकिन तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। मैंने आपको बताने के लिए फ़ोन किया था, पर आपको मेरे लिए फुर्सत ही कब थी? क्या कहा था आपने? शाम को फ़ोन करूँगा। वो शाम कभी आई ही नहीं शेखर। आपने मेरे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। फिर क्यों बताऊँ मैं आपको? उस दिन पूजा भी बहुत गुस्से में थी। इतना गुस्सा उसकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं था। सो शेखर ने बिगड़ी बनाने की कोशिश की थी। वह पूजा का हाथ थामकर कहने लगा, जो हो गया उस पर बहस करने का या पछताने का कोई मतलब ही नहीं है। ये बच्चा हम दोनों की जिम्मेदारी है, जिसे हम दोनों को अच्छे से निभाना है। कम से कम एक माँ बाप की भूमिका तो अच्छे से निभा ही सकते हैं। उस दिन उसके समझाने पर पूजा ने सिर हिला दिया था और एक और समझौता को अपना लिया था। तब से वह फिर से सामान्य हो गई थी। वैष्णवी के जन्म के बाद उनके बीच रिश्ता भी सामान्य होने लगा था। लेकिन आखिर फिर क्या वजह है जो वह कल से इतनी उखड़ी उखड़ी सी है? शेखर अभी सोच ही रहा था कि तभी पूजा की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। बेबी प्लीज़ तंग मत करो, मम्मा बहुत थक गई है, सोना चाहती है मम्मा। वह बेड पर लेटी हुई थी, जबकि वैष्णवी उसके पेट पर अपना सिर रखकर गला फाड़ रही थी। उसे परेशान देखकर शेखर अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बेड की दूसरी तरफ बैठ गया। वैष्णवी, मेरी प्रिंसी, तुम पापा के पास आओ, मम्मा के मिजाज आजकल ठीक नहीं रहते। अपनी कनखनियों से पूजा को देखते हुए उसने कहा। फिर वैष्णवी को गोद में लेकर उसके साथ खेलने लगा। उसके बेमतलब की टिप्पणी पर एक पल के लिए पूजा उसे घूरने लगी, फिर चेहरा घुमाकर लेट गई। शेखर तो पूजा से बात करने की कोशिश में उसे छेड़ रहा था, पर वह आज भी हमेशा की तरह खामोश रही। उसके बाद शेखर ने कुछ नहीं कहा, वैष्णवी के साथ खेलता रहा और जब वैष्णवी सो गई तो वह भी बत्ती बुझाकर लेट गया। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूजा ने आज जो कुछ कहा उन सब का आखिर क्या मतलब है? क्या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? लेकिन गलतफहमी की कोई गुंजाइश कैसे हो सकती है? वो तो इस रिश्ते में सिर्फ औपचारिकताएं निभा रही है। पहले अपनी माँ के लिए, फिर अब वैष्णवी के लिए। मैंने खुद अपने कानों से सुना था। शादी के बाद जब पूजा की माँ अपनी बेटी से मिलने घर आई थी, वह कमरे से होकर गुजर रहा था जब पूजा का करुण निवेदन उसके कानों से टकराया था। माँ, आप क्यों नहीं समझती? मैं इस शादी को नहीं निभा सकती। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। माँ, ये मेरी जगह नहीं है। चुप करो पूजा, खबरदार जो आइंदा इस तरह की बातें की। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। हाँ, लोग क्या कहेंगे? एक बहन की शादी से पहले भाग गई और दूसरी शादी के बाद। लेकिन माँ, पूजा, अब यही तुम्हारी असली जगह है, असली घर है, समझी? हंसी खुशी से रहो। शेखर को इतना प्यार दो कि वो सीमा को भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद रखे।
ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। उस दिन कहते कहते वह बिलख कर रो पड़ी। उस वक्त शेखर खुद अंदर से बहुत परेशान था, बहुत टूटा हुआ था। ऊपर से पूजा की ये हालत। वह एक पल के लिए भी वहाँ ठहर न सका और चला गया। शेखर, किस्मत ने तुम दोनों के साथ खेल खेला था। तू जिम्मेदारियों से भागकर रिश्ता निभा रहा था, तो वो जिम्मेदारियां सिर पर लाद कर रिश्ता निभा रही है। इसके अलावा तुम्हारे रिश्ते में है क्या, जिस आधार पर तो उसे कोई अपेक्षा करे? कम से कम अब तो उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लेने दे। शेखर अपनी सोच में खोया हुआ था, तभी उसके गालों पर एक किसी का हाथ पड़ा। तेज से थप्पड़ बजा था उसके गालों पर। वह सिहर उठा, लेकिन बिना देखे ही समझ गया कि ये थप्पड़ किसने मारा है। छत की सीलिंग ताकते हुए वह अपने आप में बुदबुदाया, चल बेटा, जिंदगी की उलझनें तो बाद में निपटाना, पहले रात की समस्या सुलझा, वरना ऐसे ही थप्पड़ बजेंगे तेरे गालों पर। लंबी सांस छोड़ते हुए शेखर ने सिर घुमाया तो वैष्णवी का छोटा शरीर उसके सीने से लिपटा था। अपनी टी शर्ट को उसकी नन्ही सी मुट्ठी में भींचा हुआ देख वह मुस्कुराया, फिर नजरें बच्ची की मां पर डाली। पूजा मुंह खोले गहरी नींद में सो रही थी। उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने वैष्णवी को उठाकर अपने पेट पर सुलाया और वैष्णवी की माँ यानी पूजा के बेतरतीब पैरों को अपने पैरों से दबाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। शेखर आगोश में आते ही पूजा कसम कसाई, मानो वह उसकी बाहों में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हो। फिर अगले पल शिथिल हो गई और यहीं पर हमेशा की तरह आज भी शेखर की कोशिशें कामयाब हो गई, क्योंकि अब हाथ पांव चलाना तो दूर, वह हिलेगी भी नहीं। मैडम 2 गज की दूरी बनाकर सोई थी। उसको गहरी नींद में सोता देख शेखर मन ही मन हंसा। फिर पेट पर लेटी बच्ची को थपकी देते हुए वह भी सो गया। दिन भर की बेचैन धड़कनों को अब जाकर सुकून मिला था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।